Hello student, today we will start chapter third electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी और प्लस केमिकल। केमिकल में मतलब केमिकल रिएक्शन से है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि हम देखें इस केमिकल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करके केमिकल रिएक्शन को करना। तो इस तरह से यदि देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction। जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उससे हमको इलेक्ट्रिक करंट में उसको कन्वर्ट करना। एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उनको यदि हम स्पॉन्टेनियस बनाना चाहेंगे तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों तरह की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो प्रोड्यूस करना है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और दूसरा यह है कि नॉन स्पॉन्टेनियस को भी हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी को दे करके। तो और इन सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस तरह से जो बेसिस है, बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर रेडॉक्स रिएक्शंस। तो उन सभी का जो बेसिस है वो सभी जो है इस तरह की प्रोसेस, दोनों की दोनों प्रोसेस, वो चाहे एनर्जी का प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो या नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस में चेंज करना हो, इन सभी का बेसिस है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन आप पिछली क्लास में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम उसको फिर से थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ये भी दो तरह से मिलकर के बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स है रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलती हैं वे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हों, दे आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है टू फॉर्म सोडियम आयन और ये सॉलिड स्टेट में है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के द्वारा या किसी आयन के द्वारा गेन करना रिडक्शन है। जैसे यहाँ पर कॉपर आयन है, कॉपर आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉलिड मेटल एटम। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए हम जिस द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक्चुअल में दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जो जैसे कॉपर है यहाँ पर, ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका वो रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ दे आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट विद कॉपर आयन, मतलब ये एक्वस फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यदि हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन यदि करा रहे हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? जिंक सल्फेट एंड कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये 0 से +2 हो गया। तो इसका मतलब है कि 0 से +2 होना मीन्स जिंक ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, और जिंक यदि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो जिंक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्सीडाइजेस हियर। और कॉपर है, कॉपर +2 से 0 बन रहा है,
इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो कॉपर +2 से 0 हुआ, इसका मतलब है कि कॉपर का हो गया रिडक्शन। तो यहां पर आपको भी इक्वेशन आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसमें हमें जो रिएक्शन की ज़रूरत है वो आयनिक फॉर्म में ही होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ रिएक्शन की ज़रूरत कम है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए जिंक हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है लेकिन जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए कॉपर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, या कंडक्टर भी इनको बोल सकते हैं। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं? तो ये टाइप्स ऑफ कंडक्टर हैं। कंडक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट में। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाता है वो कंडक्टर्स होते हैं, और जिनमें विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर, उन्हें इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, एक होते हैं मेटेलिक और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ना फर्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टर्स। ये सभी हम सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वंस अगेन मेटेलिक कंडक्टर्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। ये यहाँ पर देखें विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, जिसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स। तो यहाँ सभी जो मेटल्स हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स सच एज जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर etc. In these conductors, free electrons are responsible for the conduction of electricity. यहाँ free electrons होते हैं और due to the flow of electrons they should conduct electricity. वो electricity conduct कर पाते हैं. Therefore, it is also known as electronic conductance. ये electronic conductance भी कहलाता है या इसको metallic conductance के नाम से भी जानते हैं. And electronic conductance depend on जैसे nature of metal और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, उसके नेचर पर या स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने ज़्यादा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। फ्री इलेक्ट्रॉन से मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने से कितने ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। डेंसिटी कैसी है, हाई है या लो है, इस पर भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर है जनरली इनका जो कंडक्टेंस है मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता जाता है। सेकंड है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इस नाम से भी जानते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर दोज which allow the passage of electricity through them in molten state और in aqueous solution। जो molten state या aqueous solution में अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना अलाउ करते हैं and they undergo chemical change, और वो केमिकल चेंज भी उनमें होता है। और यदि हम देखें तो इस तरह के इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन चार्ज आर कैरीड बाय आयंस, मीन्स फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो फ्री आयंस होते हैं कैटायंस और एनायंस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। सो इट इज़ आल्सो नोन एज आयनिक कंडक्टेंस, इसलिए हम इसको मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं या इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, कि जैसे अल्कोहल है, यूरिया है, और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं
जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ना तो मोल्टन स्टेट में और ना ही उनके एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे शुगर भी है, अल्कोहल, यूरिया, इनका हम यदि एक्वस सॉल्यूशन भी बना लें, पानी में भी इनको डिजोल्व कर दें, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, देन दे आल्सो नॉन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहलाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट वो है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स पर देखें तो इसको क्लासीफाई कर सकते हैं टू कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो फर्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग मतलब विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस एट एनी कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी कंसंट्रेशन पर ऐसे मतलब कंपाउंड्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट विच आर 100% डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। यदि हमने 100 ml में 1 मान लीजिए कि ग्राम यदि NaCl मिक्स कर रहे हैं तो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। उसी में यदि 2 ग्राम मिला दिया तो भी डिसोसिएट हो जाएगा, 3 मिला दिया, 4, 5, ऐसे यदि हम क्वांटिटी बढ़ा भी दें तब भी यदि वो कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व हो गया है तो इसका मतलब है कि हर एक पूरी तरह से वह डिसोसिएट हो गया टू फॉर्म सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। और तो जैसे इसमें एग्जाम्पल्स में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और उनके बने हुए सॉल्ट। और सॉल्ट मतलब आल्सो स्ट्रॉन्गली फॉर्म्ड बाय द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब दो एसिड और बेस में से यदि दो में से कोई एक भी यदि स्ट्रॉन्ग है तो उनके सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग ही बनते हैं। जैसे HCl, H2SO4 ये एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड भी है। KOH, NaOH ये दोनों बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। NaCl, KCl और अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होने के कारण अमोनियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, या स्ट्रॉन्ग ये साल्ट है। सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। मीन्स यदि आपने उसमें 10 ग्राम यदि 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया किसी सॉल्यूशन को, किसी इलेक्ट्रोलाइट को, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो 10 का 10 ग्राम डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में। हो सकता है कि 4 ग्राम डिसोसिएट हो जाए, 6 ग्राम डिसोसिएट ना हो, या 8 ग्राम डिसोसिएट हो गया, 2 ग्राम बचा रह गया। तो जो हायर कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जनरली दे आर नॉन एज दोज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें वीक एसिड्स हैं, वीक बेसेस एंड उनके सॉल्ट्स, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बनिक एसिड H2CO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम एसीटेट ये उनसे बना हुआ सॉल्ट है, अमोनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ दोनों वीक है तो इनका सॉल्ट भी वीक होगा। हाइड्रोजन साइनाइड, जिंक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये डिफरेंट तरह के, बोरिक एसिड, ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और इनको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, यदि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ये यहाँ पर 1 एरो लगा दिया, मीन्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। अब यदि वहीं पर वीक ले लें, CH3COOH, इसको हमने वाटर के साथ डिसॉल्व किया, तो ये दोनों साइड में मतलब होगा कि ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती है वो जनरली वीक के लिए यहाँ पर इंडिकेट करती हैं। और इसमें फॉर्मेशन होगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ और रिवर्सिबल का साइन हो गया। मीन्स अभी यहाँ पर भी जो सब्सटेंस लिया हुआ था वह मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही है, ये कंप्लीटली आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हुआ। और यदि होता भी है तो आयंस फर्दर कंबाइन होकर के फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों फर्दर आपस में कंबाइन होकर के NaCl का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब वो कंप्लीटली ऊपर में डिसोसिएटेड है, नीचे वाला जबकि वीक। इस तरह से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट जैसे टू टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस एंड द ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं इसलिए उसमें पर यदि मोल होंगे तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे और उसकी इसलिए कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्री आयंस बढ़ते जाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। वहीं यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट देखें तो दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ड्यू टू द पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दे फॉर्म लेसर नंबर ऑफ आयंस। यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 1 मोल में यदि नंबर ऑफ आयंस यदि बन रहे हैं कि जैसे 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पर हो सकता है 6.022 इंटू 10⁻15, 18, 20, इस तरह से यहाँ पर वैल्यू हो सकती है। तो नंबर ऑफ आयंस कम होने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम होती है। वही सेकंड है, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है और उसकी विस्कोसिटी पर। सॉल्वेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में पोलैरिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पोलैरिटी होने के कारण उसमें आयोनाइजेशन इजीली हो जाता है। मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे इजीली आयोनाइज्ड और दे आयोनाइज विद ग्रेटर लार्जर इज द आयोनाइजेशन इन द पोलर सॉल्वेंट एंड हेंस ग्रेटर इज देयर कंडक्टेंस। इसलिए उसका कंडक्टेंस भी ज़्यादा होता है क्योंकि जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा नंबर ऑफ आयंस उतने ही ज़्यादा बनेंगे। और यह आयोनाइजेशन डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पर। यदि पोलर सॉल्वेंट है, पोलैरिटी ज़्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। और इसी में यदि विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ग्रेटर इज द विस्कोसिटी लेसर इज द कंडक्टिविटी। अब यदि आप जैसे हनी में कोई यदि मान लीजिए कि आप पार्टिकल को डालें तो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा हनी में, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो हनी में उसका मूवमेंट एकदम स्लो होगा। लेकिन उसी पार्टिकल को यदि आप वाटर में यदि फ्लो करना चाहते हैं तो वाटर की विस्कोसिटी कम है, उसमें उस पार्टिकल का मूवमेंट काफ़ी स्पीड होगा, काफ़ी हायर स्पीड से होगा। तो इसी तरह से आयंस है, आयंस यदि विस्कस मीडियम में होंगे तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा और कंडक्टिविटी कम होगी। यदि विस्कोसिटी कम है तो उस सॉल्वेंट में आयंस इजीली मूव कर सकते हैं टुवार्ड्स देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट। नेक्स्ट थर्ड है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। अब साइज, यदि साइज ऑफ आयंस यदि हम लें, लार्ज साइज का यदि मॉलिक्यूल लिया हुआ है तो लार्ज साइज का मॉलिक्यूल तो फ्लो नहीं कर पाएगा सॉल्वेंट में, इससे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल होगा तो स्ट्रॉन्गली मतलब हायर स्पीड के साथ वह सॉल्वेंट में इजीली मूव कर सकता है। तो वहाँ पर भी यही है कि यदि साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड इफ आयंस आर स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड, सॉल्वेशन मतलब है इंट्रैक्शन ऑफ आयंस विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जैसे यदि हम सॉल्वेंट के रूप में यदि वाटर लें तो स्मॉल साइज का जितना छोटा आयन होगा उसका सॉल्वेशन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ वह स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। देयर इफेक्टिव साइज विल इंक्रीज इफ आयंस आर स्ट्रांगली सॉल्वेटेड देन देयर इफेक्टिव साइज विल इंक्रीज। इफेक्टिव साइज तो बढ़ जाएगा। जैसे यदि एक आयन है, एक आयन यदि 4 वाटर मॉलिक्यूल से यदि घिर जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है तो उसका साइज इंक्रीज होगा। यह कि लेकिन यदि वहीं दूसरा आयन है जो उससे थोड़ा बड़ा है लेकिन वह सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इफेक्टिव साइज उसका छोटा रह जाएगा। तो जैसे जैसे इफेक्टिव साइज बढ़ती जाएगी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। तो वही है कि या फिर ऐसे भी मतलब सिंपल है, जिस आयन का साइज
बड़ा होगा, कम स्पीड से मूव कर पाएगा और उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। जो साइज ऑफ आयंस स्मॉल साइज का रहेगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे जैसे आप सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और यदि सॉल्वेंट की मात्रा को यदि इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। इसको हम इंक्रीज इन डाइल्यूशन भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यदि देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो किसी भी कंसंट्रेशन पर 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। मीन्स यदि आपने 1 ग्राम यदि सॉल्ट लिया हुआ है, 1 ग्राम सॉल्ट को यदि आप 100 ml में डिज़ोल्व करेंगे और यदि उसमें मान लीजिए कि 1 ग्राम NaCl है, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया 1 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल से हमको 1 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन। इसी तरह से यदि आपने ये 1 मोल लिया हुआ है, 1 मोल यदि सोडियम क्लोराइड है तो प्लस क्लोराइड आयन, मीन्स ये भी 1 मोल मिलेगा और ये भी 1 मोल मिलेंगे। अब ये तो 100 ml में था, हमने 1 मोल NaCl को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व किया, तब हमें 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन, मतलब टोटल 2 मोल ऑफ आयंस, मीन्स 2 × 6.022 × 10⁻23 आयंस हमको टोटल आयंस मिल रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। अब इसी को यदि हम 1000 ml में यदि मिक्स कर दें तब भी हमें नंबर ऑफ आयंस सेम ही मिलेंगे, लेकिन जो 1000 ml वाला सॉल्यूशन होगा NaCl का, उसकी कंडक्टिविटी लिटिल ग्रेटर देन दैट सॉल्यूशन विच डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। जो 100 ml में होगा उससे कहीं ज़्यादा होगी, बिकॉज जो आयंस होंगे जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लार्ज वॉल्यूम में इंटीरियोनिक अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन द कैटायंस एंड एनाइन, कैटायन और एनाइन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा एंड आयंस बिकम मोर फ्रीली, आयंस ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो जाएगा लार्ज वॉल्यूम में। तो वही है कि जैसे जैसे हम इसका डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जाएंगे तो इंटीरियोनिक इंट्रैक्शन घटता जाएगा, इंटीरियोनिक अट्रैक्शन कैटायन एनाइन के बीच में घट जाएगा एंड द आयंस मूव विद ग्रेटर स्पीड and their conductivity will increases in case of strong electrolyte, but in case of weak electrolyte, यदि हम weak electrolyte लेते हैं जैसे एसिटिक एसिड, वाटर में मिक्स करने पर CH3COO नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, ये हमको ऑब्टेन्ड होगा। यदि आप 100 ml में 1 ग्राम एसिटिक एसिड लेते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, तो 1 ग्राम में से या 10 ग्राम लेते हैं, 10 ग्राम में से हो सकता है कि 5 ग्राम डिसोसिएट हो और 5 ग्राम अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाए। तो जैसे अब हमने उसको 1 लीटर वाटर में यदि मिक्स कर दिया, सेम अमाउंट 10 ग्राम एसिटिक एसिड, तो उसमें जो है 7 ग्राम डिसोसिएट हो सकता है, 3 ग्राम अनडिसोसिएटेड। उसी को यदि हम 1000 लीटर यदि वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं 10 ग्राम को, तो हो सकता है कि 9.8 ग्राम डिसोसिएट हो जाए और 0.2 ग्राम डिसोसिएटेड, 0.02 ग्राम डिसोसिएटेड ना हो। तो इस तरह से जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता जाएगा। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस एंड डिक्रीज इन इंटीरियोनिक अट्रैक्शन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दोनों बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा और इंटीरियोनिक इंटरेक्शन घट जाएगा, मतलब जो इंटीरियर आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो घटेगा। दोनों फैक्टर एक साथ वर्क करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स जो है कम हो जाएगा जिससे उसका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं।
तो ये इस तरह से भी हम देखें, कंडक्टेंस जनरली इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। फिफ्थ फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर, वैसे तो यदि हम मेटेलिक कंडक्टर लेते हैं, मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर with increase in temperature the conductivity of electrolyte increases। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ रही है तो ये मॉलिक्यूल्स की स्पीड को बढ़ा देंगे, और मॉलिक्यूल की स्पीड को बढ़ाने का मतलब है कि वो फ्रीली वहाँ पर और मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो इससे क्या होगा? डिक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। वेलोसिटी बढ़ने से, स्पीड बढ़ने से इंटरेक्शन बिटवीन, जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस है, इट शुड डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो सकता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। तो इस तरह से ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें अभी हमें ये जैसे कंसंट्रेशन को लेकर के और डिटेल से भी पढ़ना है आगे, क्योंकि इसमें हमें कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, इन टर्म्स को भी पढ़ना है। और ये जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी एक मेटेलिक कंडक्टर्स की तरह ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।